आज हमारे साथ हैं कांग्रेसी नेता और कार्यकारिणी महासचिव डॉक्टर गौरव यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर, मैं यहीं से शुरू करूंगी। सर, दिल्ली में कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की महाबैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि पार्टी 2 महीने पहले यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में टिकटों का ऐलान कर देगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा ज़ोरों पर है इस बार की आप की मुंडावर सीट से टिकट की दावेदारी की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी बात कितनी आगे बढ़ी और इस बार क्या बात बनेगी? धन्यवाद मैडम। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ दावेदारी की बात आती है, मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। मैंने कभी इस लोभ में, इस लालच में पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था कि मैं कभी टिकट मिले और तभी चुनाव लड़ूंगा, तभी पार्टी की सेवा करूँगा। 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पार्टी की सेवा करते हुए। पार्टी ने जब जब जो भी दायित्व दिया उसे मैंने बखूबी अंजाम दिया है। और रही बात दावेदारी की, तो जनता की सेवा कर रहे हैं। पार्टी को जब भी उचित लगेगा, पहले भी पार्टी को उचित लगा था तो बहुत सारे बड़े दावेदारों के बीच में भी मुझे जिला परिषद में मौका दिया था। आगे भी पार्टी जब भी चाहेगी तब पार्टी मुझे अगर आदेश देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जैसे पार्टी की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है, वैसे ही करता रहूँगा। सर, गहलोत सरकार के अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी नज़र में अभी चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? गहलोत साहब ने ये जो योजना है, इसमें जो काम किया है, मैं कह रहा हूँ न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा हुआ, न शायद आगे कोई कर पाएगा। हर वर्ग को, हर पिछड़े को, गरीब को, बेरोज़गार को, युवाओं को, मैं कहूँगा जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक प्रत्येक चरण में जो उसको सहायता हो सकती है वो देने का काम गहलोत सरकार ने किया है। आज अगर चुनाव की बात करें और अगर गहलोत साहब के नाम पे, सिर्फ सरकार की योजनाओं के नाम पे पिछले बीजेपी काल की योजनाएं देख लें और इस बार की योजनाएं देख लें, तो मैं कहूँगा किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। इतने काम गहलोत सरकार कर चुकी है और प्रत्येक कार्यकर्ता आज पूरे उत्साह से इस बात को लेकर आगे चल रहा है कि अगर गहलोत सरकार की योजनाओं की सिर्फ बात करें तो बीजेपी वालों के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा है। सर, जिस तरीके से आपकी अभी मैंने पहले भी कहा कि चर्चाएं चल रही हैं मुंडावर सीट से आपकी टिकट की दावेदारी की, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किस तरह से वहाँ के उस क्षेत्र में जो कमियाँ हैं उसका विकास करना चाहेंगे? देखिए, मुंडावर में मैं ये कहूँगा कि जो तहसील कभी ज़िले का सिरमौर हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार से वहाँ विधायक हैं और इतना बुरा हाल है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे और विकास की बात हो, मुद्दों की बात से भटका के और वहाँ सिर्फ जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव साधने की कोशिश की जाती है। जनता पर अब जागरूक हो चुकी है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, नौजवान भी अपनी सोच बदल रहा है। जाति धर्म ये कोई मुद्दे नहीं रह गए। आजकल काम की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पे अगर पार्टी ने मौका दिया और जनता ने सराहा तो मैं विकास की बात ये करूँगा कि मुंडावर में सड़कों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। पानी के लिए नहर की मांग को लेकर पिछले दिनों बहुत प्रदर्शन हुए। हमारे कुछ साथियों ने लंबी यात्राएं भी की, पूरे क्षेत्र में घूमे भी, हम भी उनसे जुड़े रहे। पानी एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में मुंडावर में है। हर दूसरे तीसरे साल में जब किसान अपनी पैदावार से 2-3 लाख रुपए लगा के दोबारा से पानी की बोरिंग करवाता है, 2 साल बाद फिर वो फेल हो जाती है। तो मैं कहूँगा पानी को लेकर तो आज एक भी रुपया कमाने की स्थिति में किसान नहीं है, ना ही केंद्र सरकार ERCP पे कोई बात कर रही है। धन्यवाद देना चाहूँगा गहलोत साहब का कि उन्होंने इसके DPR के लिए पैसा स्वीकृत किया और धीरे धीरे ये 13 ज़िले जो पूरे राजस्थान के हैं, इसके लिए जो पानी की योजना बनाकर शायद राजस्थान सरकार ही शीघ्र लेकर आए और जिससे किसानों का भला हो। तो बात विकास की करेंगे, बात आगे बढ़ने की करेंगे। गहलोत सरकार ने जिस तरीके से अभी चुनाव से पहले ये 10 जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में जनता इनको वोट में तब्दील करेगी? देखिए, गहलोत साहब ने तो बिना मांगे जो दे दिया ना, वो मैं ये कहूँगा वही इंसान समझ सकता है जो उस गरीब के और पिछड़े के दर्द को झेल चुका हो या उसकी भावनाओं को अपने अंदर तक समझता हो। ये जो 100 यूनिट बिजली, पहले 50 यूनिट थी, फिर 100 यूनिट कर दी, पेंशन को बढ़ा के 1000 से 1500 कर दिया, अन्नपूर्णा के पैकेट दिए जा रहे हैं, घरेलू जो कनेक्शन था
उसमें भी 750 रुपये की सब्सिडी सभी को मिल रही है। किसानों को 2000 यूनिट फ्री हो रही है और विकलांग पेंशन मिल रही है। विकलांगों को हर साल 5000 विकलांगों को स्कूटी वितरित की जा रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेके गहलोत साहब ने एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। और जनता ने, मैं कहूँगा, आप आम आदमी के पास जाइए, आप उसके पास 2 मिनट बैठिए, जो गरीब है, जो ठेली चलाता है, रिक्शा चलाता है, जो किसान है, वो सबसे पहले यही कहेगा कि मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला आज तक जिसने ये नहीं कहा हो कि मुझे गहलोत साहब की किसी योजना का लाभ नहीं है। इवन आप और हम भी हैं, चाहे हम मध्यम वर्ग से आते हों, चाहे बहुत हाई क्लास की तो नहीं कहूँगा, पर उच्च हायर मिडिल क्लास के लोग भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, चाहे छात्रवृत्ति के माध्यम से, चाहे कॉलेज में, मैं कहूँगा आरटी को बढ़ा के 12वीं तक कर दिया। पहले समस्या आती थी कि बच्चा आरटी में 8वीं तक पढ़ता था, फिर गरीब का बच्चा है कहाँ जाएगा। तो गहलोत साहब ने दर्द को समझा, आरटी निःशुल्क जो शिक्षा होती है उसको 12वीं तक करा। अनुप्रति योजना चलाई, कोचिंग अगर बच्चा करना चाहता है तो उसको कोचिंग में फ्री कराएंगे। डीबीटी वाउचर करवाएं कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जब शहर आता है, किराए के लिए मकान लेके रहता है, तो उसको उसके लिए भी 2,500-3 हज़ार रुपये हर महीने मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं कि अगर गिनाने लगेंगे तो शायद 2 दिन भी कम पड़ जाएं। गहलोत साहब ने ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए हम सब आश्वस्त करते हैं कि उनकी योजनाओं के नाम पर दोबारा सरकार निश्चित रूप से आएगी। सर, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है इन योजनाओं को लेके। अभी हाल में ही बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की जनता को जो गहलोत जी दे रहे हैं वो ले लेना चाहिए, क्योंकि देना तो अब शुरू किया है, अभी तक तो केवल 4.5 साल तक लूटा था। देखिए, अब कोई सो के ही देर से जगे तो उसका तो नहीं कहेंगे कि अखबार तो सुबह 6 बजे आ जाता है। अब कोई सो के 10 बजे उठ रहा है तो वो तो 10 ही बजे समझेगा खबर अभी प्रकाशित हुई है। गहलोत साहब ने हर बजट में ये जो टेन्योर है, इसमें हर बजट में ऐतिहासिक काम किए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे बजट जो आए सब में उन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं। अब आप देखिए कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पे सक्रिय होती है तो वह आप देख लेना हमेशा अंतिम वर्ष में होती है, क्योंकि इनके अंदर जो परंपराएं रही है ना, वो हमेशा राज की रही है। इन्होंने आराम से निकल के बाहर देखा नहीं। अब ये अंतिम वर्ष जब चुनाव का है, जब कूद के मैदान में आ रहे हैं और जब अपने कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि अरे ये क्या कर दिया। अरे गरीब को अगर कोई फ़ायदा मिलता है, उसको मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। ये रेवड़ी उस गरीब के पेट में भी जा रही है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसका कोई दर्द समझने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर किसी को एक रोटी का 10 रुपये का भी फ़ायदा मिल रहा है तो ये तो अच्छा काम है, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। अब राज्यवर्धन राठौड़ साहब कुछ कहें या कोई उनका केंद्रीय नेता आके कहे, उसको कह नहीं सकते। इन्होंने तो किसान जब बेचारा इतने 6-6 महीने तक वह रोड पे बैठा रहा, तब इनके, मैं कहूँगा प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इनका कृषि मंत्री तोमर तक अपने राजमहल से निकल के उससे मिलने नहीं गया। किसानों के दर्द को, गरीब के दर्द को कभी भारतीय जनता पार्टी ने समझा नहीं। ये हमेशा उद्योगपतियों की सरकार रही है। तो इसलिए अब कोई कहता है तो कहे, पर गहलोत साहब ने वाकई में ऐतिहासिक काम किया है। सर, चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस वक्त मैदान में जो है कूदी है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से चुनाव के मद्देनज़र काम चल रहा है। देखिए, संगठन के स्तर पर भी हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। जैसा भी हमें शीर्ष नेतृत्व से आदेश होता है, एआईसीसी से और पीसीसी से जैसे भी आदेश मिलते हैं कार्यक्रमों के, उसी अनुसार रूपरेखा तय की जाती है। और यहाँ अलवर ज़िले में मैं कहूँगा हमारे सर्वमान्य नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो कि मैं कहूँगा हम सबके सिरमौर हैं, हम सबको संभालने वाले हैं, वो भी समय समय पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसे बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए और चुनाव में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर वोट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। संगठन स्तर पे जैसे कल भी, परसों भी लगातार हमारे जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी भी मीटिंग ले रहे हैं। बूथों में, मंडलों में कैसे पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए और चुनाव के समय उन्हें क्या जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, इसको लेकर बहुत गंभीरता से हम लगे हुए हैं। इसके सकारात्मक परिणाम चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बीजेपी एक सवाल और बहुत ज़्यादा उठा रही है, मुद्दा कहा जाए भ्रष्टाचार का, कि गहलोत सरकार ने विकास के नाम पर राजस्थान के अगर जनता को कुछ दिया है तो वो दिया है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के समय से जो इन्होंने
गंदी आदतें लगाई थी कि वसूली करके लाओ और हमारी जेबें भरो। गहलोत साहब ने तो उल्टा उस पर अंकुश लगाया। दिनेश एमएन जैसे बहुत ईमानदार और नेक आदमी को इन्होंने इस भ्रष्टाचार विरोधी जो हमारी पुलिस की विंग है उसमें लगाया और अभूतपूर्व इतने ट्रैप हुए हैं। आप, मैं कहूँगा शायद पिछले 2 साल में आप देखोगे कि दूसरे तीसरे दिन ज़रूर कोई ना कोई ट्रैप हुआ है, चाहे वो 500 रुपये की रिश्वत ले और चाहे वो 5 लाख की। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत साहब के कार्यकाल में ही खुल के एसीबी में इतनी शिकायतों के पुलिंदे आने लगे, नहीं तो पहले तो ये लोग सुनते भी नहीं थे। पहले तो ये हाल था कि ऊपर से भाजपा सरकार के निर्देश होते थे, कोई खा रहा है तो उसको खा लेने दो, एसीबी में कोई जांच नहीं होती थी। आज टोल फ्री नंबर है एसीबी का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जनहित में, और उनका नंबर आईजी साहब का सबके पास है। बीएल सोनी साहब ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और मैं कह रहा हूँ इतने ट्रैप हुए कि आज कोई भी कर्मचारी या कोई भी उसका दलाल रिश्वत मांगने से पहले 10 बार सोचता है कहीं अशोक गहलोत सरकार का कोई एसीबी का कर्मचारी उन्हें ट्रैप ना कर दे। अब देखिए, मामले दर्ज होना, ये कहते हैं ना कि अपराध भी बढ़े, मामले दर्ज होने की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि सुनवाई का अधिकार मिला है लोगों को ये अधिकार मिला है कि आप कभी भी थाने में जाइए, आपकी एफआईआर निश्चित रूप से दर्ज होगी। तो इसको लेकर आप वो कहने लगे, उनके ज़माने में, भाजपा के ज़माने में तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता था, थानेदार गेट से ही भगा देता था। तो आज जनता की सुनवाई होने लगी है, भ्रष्टाचार पे नकेल कसनी शुरू हुई है, इसीलिए भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। नहीं तो इनके ज़माने में तो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों को जांच में आ गए पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये तो दरी कालीन चुराने वाली सरकार थी भाजपा की। तो दिल्ली में बैठक के बाद एक और चीज़ निकलकर सामने आई। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राव ने ये ऐलान किया कि कांग्रेस में इस बार चुनाव जो है वो सीएम फेस के बिना लड़ा जाएगा। ऐसा पहले माना जा रहा था कि जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है तो गहलोत जी के फेस को आगे रख के ये इस इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन ये फैसला आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या होगी? कांग्रेस पार्टी की शुरू से परिपाटी रही है कि जो विधायक दल जीत के आता है वो तय करता है कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। पहले भी इस तरह से कई और जगह भी हमने देखा है, हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, चाहे और भी जगह हमारी सरकार जहाँ भी बनी, कर्नाटक में भी ये बाद में ही तय हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसको लेके सिर्फ हंगामा खड़ा किया जाता है, एक ये फूट डालने की कोशिश की जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बेसिकली क्या है कि इनका जो, अगर आप देखेंगे तो ये तो मीसा की पेंशन के ऊपर चिल्लाते हैं, ये कभी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि इनके लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कभी भाग नहीं लिया। ये तो तब भी अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, तब भी उनके लिए भर्तियाँ करवाते थे। तो ये बेसिकली फूट डालो राज करो की नीति पे आज भी अंग्रेज़ों की नीति पे ही चल रहे हैं। ये अपने काम से, लोगों की सेवा से आगे नहीं आना चाहते। ये तो चाहते हैं कि सामने वालों में फूट रहे और उसका फ़ायदा हम उठा लें। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जिसको भी कांग्रेस विधायक दल और हमारे लीडरशिप तय कर देगी वही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सब उसको मान्य करेंगे। और आज जब चुनावी समर में हम उतर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि सरकार की योजनाएं तो है ही, उसके साथ संगठन में भी जिन लोगों ने काम किया उनके महत्व को भी लेके आगे बढ़ेंगे और जिसको भी पार्टी तय करेगी वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। गहलोत जी ने जिस तरीके से अभी थोड़े बहुत ही कम वक्त में 15 बोर्डों का गठन किया, एक के बाद इस पे भी बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि कांग्रेस हम पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि हम धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। तो अब उनको भी ऐसा लगने लगा है कि जाति को अगर नहीं साधा तो वोट नहीं मिलेंगे। तो ये बोर्डों का गठन सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ जातियों को के वोटों को खरीदने की कोशिश है। देखिए, बोर्ड का गठन जो होता है ना, वो इसलिए होता है कि उस जाति की बात को आगे रखने का मौका कुछ लोगों को मिले, उस समाज के कुछ ऐसे लोग मुख्य राजनीति में आए जिससे उस समाज के कोई ऐसा तबका, ऐसा जो पहलू जो अनछुआ कहीं रह गया है, जो उसी समाज का व्यक्ति समझ सकता है, उसको भी सरकार लाभ देने का काम करे। मैं कहूँगा आज गहलोत साहब ने इतने बोर्डों का गठन किया। अब वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी पिछले दिनों श्री कृष्ण बोर्ड बना हमारे समाज का, तो वो कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण कोई एक समाज के थोड़ा ना थे, वो तो सबके थे।
थे तो सबके, पर जन्म तो हमारे समाज में ही लिया था। हमेशा बांटने का काम किया। अभी पिछले कल परसों अशोक गहलोत साहब के कोई आपत्तिजनक उन्होंने फ़ोटो लगा दी कि बगल में सब्जी की दुकान। इस तरह से एक समाज को नीचा दिखाने का काम हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छी बात है, किसी समाज का बोर्ड बनता है, उसके 10-15 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है उस बोर्ड में। उस बोर्ड के लिए कुछ कोष का गठन होता है, जिससे उसके कोई ऐसा उसका इलाके जिस जगह पहुंच नहीं हो पाई हो, कहीं सड़क नहीं बन पाई हो, पानी नहीं पहुंच पाया हो, या उसके कोई बच्चों को या उनके कोई बेसहारा उसके समाज के लोगों को उनको सहायता मिल सके, ये तो एक अच्छी बात है। मैं कहूँगा जहाँ जहाँ सहायता मिलने की बात आती है ना किसी को, वहीं वहीं बीजेपी के पेट में दर्द होने लग जाता है। इनका तो काम क्या है, इनका तो ये है कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो। अब मोरबी में पुल ढहा तो इन्होंने कह दिया कि ये तो लोगों की गलती थी, ओवरलोड कर दिया उसको, जबकि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को उसका मेंटेनेंस का ठेका दे दिया। कलकत्ता में पुल गिरता है तो वहाँ की मुख्यमंत्री की गलती हो जाती है। तो ये तो हमेशा अपनी तरफ से अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। इनकी तरफ से कोई भूखा रहे प्यासा रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा और भी कोई बोर्ड रह गया हो तो वो भी गहलोत साहब को बना देना चाहिए और सबको मौका मिले, ये एक अच्छी बात है। दिल्ली की बैठक के बाद पार्टी आलाकमान ने एक निर्देश दिया कि चुनाव से पहले किसी भी तरह की बयानबाजी पार्टी के खिलाफ नहीं की जाएगी। इसके बावजूद अभी हाल में ही एक बयान बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है राज्य मंत्री राजेंद्र हुड्डा का, जिसमें उन्होंने अपनी तुलना माता सीता से की है। आपको लगता है चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान के निर्देश के बावजूद ऐसे बयान पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं जनता के बीच? देखिए, हुड्डा साहब बहुत जनाधार के नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं। अब उनकी कैसी कहते हैं ना कि जब जनता के सामने जाते हैं, जब वो अपने लोगों के बीच में होते हैं, तो कोई लय में बात निकल गई। मैं ज़्यादा उसमें गहराई से तो नहीं जानता। हाँ, पर ये बात ज़रूरी है कि ऐसे समय में जब चुनाव हो तब इस तरह की बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। ऐसी कोई बात जो धार्मिक उन्माद लाने का काम करे या किसी की जातिगत भावनाओं को या किसी वर्ग की भावनाओं को आहत करे, ऐसा मौका मैं निजी रूप से नहीं देना चाहिए। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि वो राज्य मंत्री है, पर फिर भी हम सभी को सोच समझकर बयान देने चाहिए। अलवर ज़िले की अगर मैं बात करूं सर, तो यहाँ अलवर ज़िले में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन स्तर पर जातीय समीकरणों को साधने की किस तरीके से कोशिश कर रही है? देखिए, ये तो आजकल चुनाव में विकास और प्रोग्रेस की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय आके एक तरह से कहेंगे कि गौण हो जाती हैं, क्योंकि जाति का एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है। सभी दल इसको करते हैं, इसमें कोई कांग्रेस पार्टी या कोई और दल अलग नहीं करता। पिछले बार भी हमने देखा था कि चुनाव में सभी वर्गों को, सभी जातियों को मौका मिले, ऐसी कांग्रेस पार्टी की सोच रही है। और ये तो वैसे तो हाईकमान का काम होता है कि वो किसको मौका दे, हमें तो जो भी उनका आदेश होता है उसकी पालना करनी है। पर फिर भी मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी गरीब, पिछड़े, दलित की और ओबीसी की और मैं कहूँगा सामान्य वर्ग को भी बहुत मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो निश्चित तौर पे सभी वर्गों को मौका मिलेगा। इस वक्त हमारे अलवर शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि सावन के पावन महीने में उनका यहाँ पर आना हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप उनके इस आगमन को, इस संयोग पर कुछ कहें। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। मैं तो मेरा पूरा परिवार उन्हें सुनता है। और धर्म की बात है, देखो धर्म से बढ़कर धर्मे रक्षते रक्षति, धर्म की अगर आप रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। हम सभी अपने जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उसको हमें मानना चाहिए। हमें जो परिवार ने संस्कार दिए उनका पालन करना चाहिए। धर्म ये कहता है कि सभी को साथ लेकर चलो। सभी जीव आत्मा जो हैं उसमें प्रभु का वास होता है, तो सभी की हमें सहायता करनी चाहिए, उनका साथ रखना चाहिए। ये धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जो देश को बांटने की कोशिश है उसे ख़त्म करना चाहिए। और प्रदीप मिश्रा जी सावन के मौके पर आए, मैं तो कहूँगा कि बहुत अलवर के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान कथावाचक अलवर में पधारे। अलवर की तपोभूमि पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो कहूँगा कि समय समय पर अगर ऐसे लोग आते रहें तो इस देश में धर्म जीवित रहेगा और
भगवान राम का नाम जो है, भगवान राम ने, आपने अगर रामायण पढ़ी हो तो भगवान राम अपना राज्य छोड़कर पिता की आज्ञा पे जंगल में गए थे। तो निषाद राज जो थे वो एक पिछड़ी जाति से आते थे, उन्होंने उनकी इतनी सेवा करी, शबरी ने बेर खिलाए, और मैं कहूँगा कि इतने वर्षों तक, 14 वर्ष तक उन्होंने उस जनजाति के बीच में, उन गरीबों और पिछड़ों के बीच में रहकर जो उत्थान का काम किया, धर्म का भी उत्थान किया और लोगों का भी उत्थान किया। तो ये हम सबकी नीयत होनी चाहिए, हम सबकी नीति भी होनी चाहिए कि अपने जो भी आसपास गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनकी सहायता करें। और धर्म जब भी जीवित रहेगा जब हम उसे मानते रहेंगे और असली बात पे ज़िंदा रहेंगे। ये गेहूँ और हरे की लड़ाई अगर करते रहेंगे ना, तो ये देश रसातल में ही जाएगा, कभी ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकता। सर, चलते चलते मैं आपसे चाहूँगी कि आप प्रदेश की जनता और हमारे अलवर शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आने वाला जो समय है वो चुनाव का है। जिसने काम किया है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये एक कहावत है कि जब मज़दूर की मज़दूरी उसको उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। अशोक गहलोत साहब ने जो जनता के लिए काम किए, मैं कहूँगा कोई भी ऐसा घर हो जिसमें उन्हें लाभ नहीं मिला हो, तो वो आके बता दे कि भाई मेरे घर में 1 रुपए की कहीं से भी किसी प्रकार की अशोक गहलोत सरकार की सहायता नहीं आ रही। अगर उन्होंने सहायता की है और हमने बिना मांगे ही हमको इतना उन्होंने दे दिया है, तो मैं कहूँगा एक बार और मौका उन्हें देना चाहिए। क्योंकि अगर अब की बार भी अशोक गहलोत साहब को मौका नहीं दिया ना कहीं सबके मन में ये जाता है कि भाई काम के लिए कभी वोट नहीं मिलता, फिर कौन जनता की सहायता के लिए, कौन सेवा के लिए आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस सरकार को पुनः मौका दें। आपसी जो अपना तारतम्य है जनता वो बनाए रखे। धर्म जाति के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हो, कोई दंगे नहीं हो। इस देश को हरे गेरवे में मत बांटो, मेरे घर पे एक तिरंगा रहने दो। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव यादव जी, जिनका कहना है कि गहलोत सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो 25 साल पुराना जो ट्रेंड, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, ये ज़रूर तोड़ेगा और कांग्रेस सरकार राजस्थान में फिर से रिपीट होगी। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।